आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। क्या चैप्टर का नाम है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे लोग पार्टनरशिप करते हैं। वो पार्टनरशिप को हम बहुत अच्छे से अब समझेंगे, अकाउंटिंग सेंस में समझेंगे, लीगल टर्म में समझेंगे कि एक्चुअली में पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए। आपके पापा, आपके भाई कोई ना कोई पार्टनरशिप में जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो देखोगे अपने एनवायरनमेंट में कोई ना कोई पार्टनरशिप में होगा, ठीक है। तो आप उनको बता पाओ कि आप क्या सीख रहे हो पार्टनरशिप से और आप उनको गाइड कर पाओ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए तो ही सही होता है, ये नहीं करना चाहिए, तो आप बता पाओगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप से। पहले फंडामेंटल ले लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फॉरमोस्ट। बेसिक ही नहीं पता तो आगे कैसे जाएंगे। तो फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक क्या है हमारा पार्टनरशिप। सी, partnership is a relationship between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब जो कुछ लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, किसके लिए? कि ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को, उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर कर पाए। अच्छा, उसमें काम सबका करना ज़रूरी नहीं होता है, या तो सब काम करे चल जाएगा, सबको बांट देंगे, डेलीगेशन हो जाएगा वर्क का। सब नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा है कि पैसा डाल के सोना चाहते हैं एंड देन वो अपना प्रॉफिट शेयर लेना चाहते हैं, बस ठीक है, वो भी चलेगा। तो कोई ऐसा पर्सन जो सबके लिए एक्ट करे, वो भी अगेन पार्टनरशिप में ही आएगा। तो या तो सारे काम करें, या तो एक्टिंग फॉर ऑल, वन काम करे या दो काम करे, चलेगा। कैसे भी काम होना चाहिए, बस प्रॉफिट आना चाहिए और प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। फिर आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। कैसा होता है नेचर? अकॉर्डिंग टू द लीगल पार्ट, यानी कि लीगल व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग नहीं होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्लियर मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, डेब्ट ज़्यादा हुए, तो पार्टनर्स के प्राइवेट यानी कि पर्सनल एसेट में से भी पैसा लिया जा सकता है। तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स बनाओगे तो अकाउंट्स के हिसाब से तो ये बिजनेस एंटिटी अलग है, सेपरेट है, इसके ओनर अलग हैं और बिजनेस अलग है। हम क्या करने वाले हैं? हम अकाउंट्स बनाने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे लिए पार्टनरशिप अलग एंटिटी है, ध्यान रखना, क्योंकि लीगली हम अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए लीगली सेपरेट एंटिटी नहीं है। लेकिन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट के पर्सपेक्टिव से ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। मतलब आप अकाउंट्स में जब अकाउंट बनाओगे पार्टनरशिप का, तो ये सोचकर ही बनाना कि पार्टनर अलग हैं और बिजनेस अलग है, ठीक है। उस हिसाब से हम बनाएंगे। फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल फीचर्स। क्या है पार्टनरशिप के? पहला, टू और मोर पर्सन। एक बंदा अपने आप से पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली। तो दो तो चाहिए मिनिमम, है ना। मिनिमम वी नीड टू। मैक्सिमम कितने चाहिए हमें? तो मिनिमम हमें 2 चाहिए, तो मैक्सिमम हमें 50 चाहिए, ये ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट 2013 में 100 थे, लेकिन 14 में अमेंडमेंट करके उसे 50 कर दिया गया। तो अब मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं? 50। यही ध्यान रखो, मैक्सिमम पार्टनर 50, मिनिमम 2। बिना 2 के तो भाई पार्टनरशिप होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। आपस में पार्टनर्स एग्रीमेंट करेंगे, मर्जी है, ओरल करे, रिटन करे, कैसे करना है, ऑन पेपर करना है कर सकते हो, बोल कर करना है, ओरल करना है वो भी कर सकते हो, वो भी अलाउड है। जो एग्रीमेंट आप करते हैं, ये पार्टनरशिप पार्टनर्स करते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखना, डीड वर्ड यूज किया जाता है फॉर द एग्रीमेंट डन बाय द पार्टनर्स, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो कर रहे हैं पार्टनर्स, जिस तरीके से जो लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे, उस पेपर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। फिर लॉफुल बिजनेस, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में किसी अनलॉफुल बिजनेस के लिए, अब सोचो मैंने अनलॉफुल बिजनेस किया है, पार्टनरशिप की है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या मैं जा सकती हूँ गवर्नमेंट के पास? नहीं जा सकती ना। तो लीगल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, वरना इस पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है। लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स एग्रीमेंट में, डीड में ये क्लियर करेंगे कौन कितना प्रॉफिट पार्ट का, या फिर हम कह सकते हैं कौन कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट लेगा, ये क्लियरली डिफाइंड होगा। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदारी रखें, जरूरी नहीं है। सबके सबको मिलेगा जरूर, लिखा होगा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप है, वरना पार्टनरशिप क्यों। देन बिजनेस कैन बी कैरिड आउट बाय ऑल, यानी कि सब कर सकते हैं काम,
सबको डेलीगेशन मिल जाएगा, सबको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, या फिर कोई भी एक उनमें से सबके लिए एक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर एक एजेंट भी है, पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है। क्या है, एजेंट भी है। एजेंट मतलब वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए एजेंट। प्रिंसिपल क्योंकि वो खुद का काम भी कर रहा है। प्रिंसिपल मतलब वो अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अपने एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो पार्टनर एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है, ध्यान रखना। एजेंट क्यों, क्योंकि ही इज एक्टिंग फॉर ऑल। प्रिंसिपल क्यों, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट। ठीक है, तो वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल फीचर्स। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या होगा। बहुत डिटेल में पहले सारी थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर हम इसके सम्स, छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करेंगे। अब हम बात करें राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, कि पार्टनर के क्या राइट्स हैं, फिर क्या ज़रूरत है पार्टनरशिप डीड की। जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सबके राइट्स, सबके बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है, बिजनेस के बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या ज़रूरत है वो भी देखेंगे। पहले राइट्स देख लेते हैं। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर बनते हो तो आपको क्या क्या राइट मिलते हैं। पहला राइट मिलता है आपको पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटी हो, जो भी डिसीजन किसी भी तरीके के लेने हो, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो, आप अलाउड हो उसमें। तो आप अगर पार्टनर हो तो आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, मतलब क्लियरली अगर आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछ सकता है, ऑब्वियसली वो बिजनेस आपका है, तो उस बिजनेस के बारे में रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग आपसे पूछ सकते हैं। यू कैन बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, आपसे बात की जा सकती है उस बिजनेस से रिलेटेड, अगर उस बिजनेस में आप पार्टनर हो तो। देन आप बिजनेस में जितने भी बुक्स हैं, अकाउंट्स की बुक है या कुछ भी है, उसे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो, चाहिए तो कॉपी भी रख सकते हो, दैट इज योर राइट। ठीक है, फिर आ जाता है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन आप बाकी पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करोगे, दैट इज योर राइट। देन अगर आपने फर्म को कोई लोन दिया है पर्सनली, मतलब आप पर्सनली अपने घर से लाकर फर्म को एक लोन दे रहे हो, कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन दे रहे हो, देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो एग्री किया गया है, आप सारे पार्टनर ने एग्री किया है, पार्टनरशिप डीड में है। अगर एग्री कर लेते हैं या पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो जिस परसेंट लिखा हुआ है, जिस परसेंट पे वो परसेंट आपको मिल जाएगी। नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, पता ही नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग लगेगा। वो हम बताएंगे, अभी सारा पढ़ेंगे तो समझाएंगे किस पे कितना परसेंट होगा। देन रिसीव कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पर मिलेगा ज़रूर, ऐसा है, मिलेगा ज़रूर आपको। अगर आपने लोन दिया है फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। रेट डिफर कर सकती है डिपेंडिंग, आपने अगर एग्री किया है सबने तो वो वाला पर्टिकुलर इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कुछ नहीं लिखा है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन आप इमरजेंसी है कुछ भी, अगर बाई चांस बिजनेस में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे आप एक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट जजमेंट। आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। टू इंडेमनिफाइड एक्सपेंसेस, जितना हो सके उतना कम करने के लिए, जितना हो सके प्रॉब्लम्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस को कम करने के लिए, जिस तरीके से भी आप रिएक्ट करना चाहो, एक्ट करना चाहो, आप कर सकते हो, यू आर पार्टनर। देन नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप सारे पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई ये बंदे को नया पार्टनर ले लेते हैं अपने फर्म में, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो नहीं लेना है, सो वो पार्टनर नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका राइट है। ये आपका राइट है कि आप नए वाले पार्टनर को आप एडमिट करो या ना करो। जब तक सारे एग्री नहीं होंगे, आप भी एग्री नहीं होगे, तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता, ध्यान रखना। नॉट टू अलाउ, आपकी मर्जी है, नहीं ये करना है मुझे अलाउ तो नहीं करो, ये आपके पास राइट है। देन टू रिटायर फ्रॉम फर्म, आप रिटायर भी हो सकते हो फर्म से, लेकिन प्रॉपर नोटिस देने के बाद, क्योंकि फर्म को अगेन सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब काम करने पड़ते हैं, तो आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा बिफोर यू आर गोइंग टू गेट रिटायर। अगर आप रिटायर होना चाह रहे हो तो हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। देन आपने कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, आप अपने पर्सनल पॉकेट से पैसे कहीं दे आए हो तो आप एंटाइटल हो वो वाला एक्सपेंस वापस लेने के लिए। सी इफ ही पे एनी पार्टनर पे एनी एक्सपेंस ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस देन ही गेट द इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। फर्म से वो पैसा ले सकता है अगर उसने पर्सनली कहीं भर दिया है तो, ठीक है। सो दीज आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, ये राइट्स ध्यान रखने हैं। क्यों बनाने की ज़रूरत है पार्टनरशिप डीड,
क्या ज़रूरत है? पहला, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, अच्छा रहता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए, रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए, है ना। ओरल पे कहाँ भरोसा है आजकल, तो हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लो, हमेशा लिख कर ही करो। ये हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ओरली अलाउड नहीं है, अलाउड है, आप ओरली कर सकते हो, बट आपको पता है ओरली कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। हाँ, अगर विटनेस हैं, सब सही है, तो फिर ओरली कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। देन पार्टनरशिप डीड क्या बताता है? पार्टनरशिप डीड इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इसके अंदर सारे राइट्स पार्टनर के पता चलते हैं, ड्यूटीज क्या होंगी वो पता चलती हैं, लाइबिलिटीज क्या होंगी, कितना वो दे सकते हैं, कितना वो देने वाले हैं, कितना दायित्व है देना है, वो भी लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। देन कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये बहुत बढ़िया है, पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है, तो वहीं से आप सेटल कर सकते हो, आपको कोर्ट कचहरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप जाओ फिर कोर्ट केस करो, फिर टाइम वेस्ट भी होता है और अगेन बिजनेस में भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए डिस्प्यूट अगर कुछ हो जाते हैं तो बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इजी रह जाता है। चलो अब पढ़ते हैं इसके बाद पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या डिफाइन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द पार्टनरशिप डीड, उसके बाद हम थोड़ा उसका पार्ट करेंगे कि 19 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसमें क्या क्या दिया है, साथ साथ ही पढ़ लेंगे पार्टनरशिप डीड के ही, ठीक है, तो समझ में आएगा वो, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप जब पार्टनर्स बन रहे हो तो एक एग्रीमेंट बनाओगे, उस एग्रीमेंट में आप क्या क्या डिफाइन करोगे वो देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन, उनका नाम, उसकी कहाँ से वो आए हैं, कुछ भी उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। फिर सेकेंड आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म के बारे में, फर्म का नाम क्या है, फर्म कैसे ऑपरेट करेगी उसके बारे में मेनली छोटा डिस्क्रिप्शन देना है अभी, क्योंकि आगे उसके बारे में बताने वाले हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ से आप काम करने वाले हो, कौन सी शॉप है, कौन सी जगह है जहाँ से आप बिजनेस करने वाले हो वो बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन करना है कि कैसा है, किस टाइप में है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन आता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, डेट बतानी पड़ेगी कि आपने कौन से डेट से अपने पार्टनरशिप को आपने स्टार्ट किया है, तो वो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितने भी पार्टनर्स है वो कितना कितना पैसा लगाने वाले हैं, ठीक है, सो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्या कैपिटल फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी, ये भी डिसाइड करना है आपको, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, वो क्यों होगी वो मैं बताऊंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा, दैट यू नीड टू डिफाइन। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स फर्म में से पैसा निकालते हैं तो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर होगा तो, ये भी ऑप्शनल है, तो लिखा हुआ होगा कि अगर होगा तो कितना % होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस कितने रेशियो में, कैसे रेशियो में बांटेंगे, वो भी डिफाइंड है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कितना % इंटरेस्ट चार्ज होगा, नॉट चार्ज, बेसिकली पार्टनर को मिलेगा, कंपनी पे चार्ज होगा, फर्म पे चार्ज होगा, तो पार्टनर को कितना % इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ये आपको पार्टनरशिप डीड में दिखाना है। नहीं होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% आपको मिनिमम मिलेगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो जिनको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है अलग अलग, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगर कोई सैलरी आप दे रहे हो, कमीशन आप दे रहे हो, ब्रोकरेज आप दे रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी अदर रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो वो डिफाइन करो पार्टनरशिप डीड में कितना मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगी, किस मेथड से होगी, ये आपको पार्टनरशिप डीड में पहले से ही बताना पड़ेगा। हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने वाले हैं, ये चैप्टर है हमारा कि हमारे पास क्या मेथड्स हैं बाय विच वी कैन वैल्यूएट आवर गुडविल, तो आपको वो मेथड्स डिफाइन करने हैं यहाँ पर कि आप कौन से मेथड से अपनी गुडविल को वैल्यूएट करोगे। देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कंपनी की एसेट्स किस तरीके से वैल्यूएट की जाएंगी वो भी यही बताना है। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर बाय चांस कोई चला जाता है, कोई आ जाता है, कुछ भी सेटलमेंट करने होते हैं पार्टनर्स के अकाउंट्स में, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें देंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं देंगे, वो सब हम यहाँ लिखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, पता है ना,
हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट था, वही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी यही है। नॉर्मली 31 मार्च को एवरी ईयर हम अपने अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो आप अकाउंटिंग पीरियड को भी डिफाइन करोगे कि क्या है आपका अकाउंटिंग पीरियड। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इजी है। क्या एक पार्टनर के क्या राइट्स हैं, एक पार्टनर के क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने फर्म अपने पार्टनरशिप डीड में लिखोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो डेलीगेशन में। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होने वाली है, कुछ एक 4-5 साल के बाद आप खत्म करने वाले हो, जो भी आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है लाइफ टाइम, तो आप कंटिन्यू लिख सकते हो। कुछ एक पर्टिकुलर ईयर तक करना चाहते हो तो पर्टिकुलर ईयर तक कर सकते हो, तो ड्यूरेशन आपको लिखना ज़रूरी है। देन आता है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। जो बैंक अकाउंट आपने फर्म के नाम का खोला है उसे एक ही पार्टनर चलाएगा या फिर जॉइंट होगा, सबका साइन चलेगा। तो कैसे करोगे, मतलब एक साइन से काम हो जाने वाला है, 4 साइन करवाने पड़ेंगे, ये आपके ऊपर है। आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में कैसे आप बैंक अकाउंट को ऑपरेट करोगे। देन डेथ ऑफ पार्टनर, अगर बाई चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उसको क्या कैसे देने वाले हैं, कितना टाइम लेने वाले हैं, कैसे सेटलमेंट करेंगे, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन इन पार्टनरशिप डीड पहले से ही। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पार्टनर्स आपस में लड़ लिए तो क्या कैसे करेंगे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से सेटलमेंट होगा, वो भी पहले से ही लिख लो क्योंकि पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली 20 पॉइंट्स इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग रहा है, तो कौन सी चीज़ें आएंगी इसके बाद हम वो देखेंगे। ठीक है, तो एक बार पार्टनरशिप डीड की सारे एलिमेंट्स देख लो। अगर बना हुआ तो बहुत बढ़िया है, रिटन डॉक्यूमेंट है, आगे काम आता है। नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, एक्ट तो है ही हमारे पास। गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक एक्ट बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें जो भी डिफाइंड है हमारे ऊपर वही सारी चीज़ें इम्प्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब इसका मतलब क्लियरली पार्टनरशिप डीड बनाए ना बनाए ऑप्शनल है। बनाओगे तो बहुत बढ़िया है, बनाना ही चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट है, रिटन है। लेकिन नहीं बना रहे हो तो आपके ऊपर क्या इम्प्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, 4-5 ही है, उसके बाद देन विल स्टार्ट थिंकिंग एंड सॉल्विंग। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फर्म की जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं, आयुष, शिव एंड विमला। अब ये 3 पार्टनर्स तो बन गए, फर्म तो अगेन बना ली, लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इन्होंने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, द साइलेंट अबाउट इट। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताया था कि अगर पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है किसी भी चीज़ के लिए तो फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलो पहला केस देखते हैं, पहला सिचुएशन देखते हैं। आयुष हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट शिव एंड विमला डू नॉट एग्री विद हिम। पहली बात, एग्री नहीं है तो मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट अबाउट द 10%, कुछ नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ही नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है, इसीलिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर सब एग्री हो जाते तो बात ही खत्म थी, वहाँ हो जाता काम, लेकिन यहाँ एग्री नहीं है, डिस्प्यूट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चलिए द नेक्स्ट वन। शिव डिवोट्स full time in the business and demand a salary of ₹5,000 per month, but Ayush and Vimla do not agree with him. Again, remuneration, याद होगा आपको, remuneration to the partners यानी कि सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, कुछ भी हो, सैलरी जो भी हो, वो अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में चले जाते हो तो आपको नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो चाहे आप फुल टाइम काम करो, चाहे आप हाफ टाइम काम करो, कुछ भी करो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और साइलेंट है इसलिए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अगर बाकी वाले पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं तो। Vimla demands interest on loan of ₹1 lakh given by her to firm at the market rate of interest 12%, that is 12% per annum. इंटरेस्ट ऑन लोन आपको याद है कितना मिलता है हमें? अगर हम पार्टनरशिप एक्ट में जाते हैं तो हम
12% पर एनम नहीं, हम 12% पर एनम नहीं, हम सिर्फ 6% पर एनम ही देंगे। बाहर मार्केट में कुछ भी रेट चल रहा हो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, बाकी पार्टनर नहीं मानेंगे इसके लिए, माने या ना माने, लेकिन अगर सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने लोन दिया है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो 6% ही होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिखो गया। Vimla wants to introduce her son Sachet as a partner. Ayush objects for her proposal. As we know, पार्टनर जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो जाएं एडिशन या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए, तब तक वो पार्टनर नहीं आ सकता। तो नॉट अलाउड, नहीं आया जाएगा। विमला जी को अपना डिसीजन बैकआउट करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर एग्री नहीं है। तो और पार्टनर एग्री नहीं है तो वो अपने सन को नहीं ला सकती एज अ एडमिशन और अ न्यू पार्टनर। तो ये ध्यान रखना है, जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता। तो कोई भी केस हो, कोई भी सिचुएशन हो, यही है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आपने पढ़ा है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो है 6% पर एनम, वही तो चीज़ें अलग। पार्टनरशिप में शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होगा, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, चाहे आपका कैपिटल कितना भी कॉन्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो वो दिया हुआ है क्लियरली। फिर क्या था, नया पार्टनर आएगा, जब तक सारे एग्री नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। सो वही चीज़ों को आप इस पे इम्प्लाई करते जाओ, ऐसे केसेस इजीली आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि अब आपको पार्टनरशिप एक्ट आ चुका है, ठीक है। थोड़े थोड़े लॉयर बन गए हो। अब करते हैं आगे इंट्रोडक्शन, आगे थोड़ा बहुत और सम्स थोड़े थोड़े स्टार्ट करेंगे ताकि हम बेसिक बड़े सम पर पहुंच पाएं।